बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले इंडिया में आपको ले जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे दानिश्वर, बहुत सारे टाउट्स, बहुत सारे पाकिस्तान में मीडिया के लोग जो हैं वो दुबले हुए जा रहे हैं कि जनाब काकरोच जनता पार्टी के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। वैसे तो काकरोच इकट्ठे होकर पड़ गए नरेंद्र मोदी को। मोदी के लिए हालात उतने आसान तो नहीं है जितने नॉर्मली इंडिया में नरेंद्र मोदी के लिए चले आ रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से। और लगातार नरेंद्र मोदी, बहुत सारी टर्म हो गई हैं वो इक्तदार में है और उन्हें चैलेंज करता हुआ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। मोदी ने हिंदुत्व को इस्तेमाल किया, वहां पे जो एक तंग नजर किस्म के तबकात हैं उन सबको इस्तेमाल किया और एक नफरत की सियासत भी की है भारत में। दूसरा, मोदी ने अपनी पॉलिसियों के जरिए से निजाम के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल किया इंडिया में। तो अब ये नौजवान खड़े हुए हैं तो सबको लग रहा है कि शायद ये नौजवान भारत को नरेंद्र मोदी से या उसके बनाए हुए सिस्टम से निजात दिला पाए। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। ये जो लोग दुबले हुए जा रहे हैं ना कि काकरोच जनता पार्टी के साथ ये हो रहा है, नरेंद्र मोदी नौजवानों के साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल उनके सामने रखता हूं। ये खबर आई मरी से। वहां पे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, ISF, और रावलपिंडी मरी रोड पे एक रैली उन्होंने निकाली नौजवानों ने। उसके बाद जिले सदर जो है जैन सत्ती, उनके घर के ऊपर छापा मारा गया और बेगुनाह 2 छोटे भाइयों को अगवा कर लिया गया और 5 दिन तक जबरी तौर पे उनको गायब रखा गया और अब उन्हें शनाख्त परेड पर अटक जेल भेज दिया गया। अब ये पुरअमन रैली निकाली रावलपिंडी में मरी रोड पे। देखिए, आप दूसरों के लिए चाहते हैं कि इंडिया में पूरी जमहूरियत होनी चाहिए, आप ये चाहते हैं, हालांकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो इंडियंस की है। आप ये चाहते हैं कि इंडिया में बेहतरीन जमहूरियत होनी चाहिए, पुलिस वाले डंडा भी ना मारे नौजवानों को, आप ये चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये चाहना चाहिए आपको। लेकिन पाकिस्तान में गोलियां चलाएं, जबरी तौर पे लापता करें, लोगों को उठा के अगवा करके ले जाएं, 5-5 दिन के बाद उन्हें शनाख्त परेड में डाल दें, तो ये आपके लिए नॉर्मल है, ठीक है। 100-150 बंदे का सर खोल दें, आप कहते हैं खुशी के साथ जनाब सर खोल दिए। यानी पाकिस्तान में जितना मर्जी जुल्म और बर्बरियत हो जाए, आप उसका जवाब घड़ के आ जाते हैं सामने। लेकिन इंडिया के अंदर आप कहते हैं जनाब बिल्कुल हर चीज एक्यूरेट रहनी चाहिए। आप पाकिस्तान के वफादार हैं या इंडिया के वफादार हैं? हर वो आदमी जो चाहता है कि इंडिया तरक्की करे और इंडिया के नौजवान आगे बढ़े, वो बुरा नहीं चाहता, लेकिन क्या वो पाकिस्तान में भी चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान के नौजवान आगे बढ़े? आपको इंडियन नौजवानों की तालीम का तो बड़ा फिक्र है कि वहां के नौजवानों की तालीम के हवाले से उनके एतराजात हैं, पाकिस्तानी नौजवानों के हवाले से आपको कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान में नौजवान एहतजाज करने निकले तो आप कहते हैं जनाब पकड़ो, अंदर डाल दो, जबरी तौर पे लापता कर दो, इनके घर तोड़ दो, इनके मां बाप को नौकरियों से निकाल दो और इनको कॉलेजों से निकाल दो, इनके दाखिले भी नहीं होने चाहिए फिर कहीं पे, इनको रेड मार्क कर दो। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते। देखें ना, पाकिस्तान के नौजवानों से आपकी वफादारी होनी चाहिए, पाकिस्तानी नौजवानों से आपकी ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए और उनके लिए आपको ज्यादा आवाज उठानी चाहिए। लेकिन यहां पे दो राय है, जब भी कभी नौजवान निकलते हैं उनके साथ जो किया जाता है पाकिस्तान में, और फिर मीडिया उसके ऊपर जो किरदार अदा करता है, वो तो गोदी मीडिया भी नहीं कर रहा। यानी इंडिया का अगर मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है तो पाकिस्तान का मीडिया भी उससे कम नहीं है। वो कभी भी ऐसी खबर नहीं देते जहां पे इंसाफ की बात हो रही हो, जहां पे बात रूल ऑफ लॉ की हो रही हो, आजादी इज़हार राय की हो रही हो, नौजवानों के हुकूक की बात हो रही हो, मैंडेट की बात हो रही हो। कभी भी पाकिस्तानी मीडिया इन चीजों में नहीं पड़ता। वो वही करता है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कहती है। नरेंद्र मोदी को बहरहाल काकरोच रल मिल के पड़ गए। देखिए, इसमें एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जितनी भी खामियां हो, भारत में जमहूरियत पाकिस्तान से बेहतर है, यह आपको अंदाजा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट है उससे, उन्होंने अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों जबानों में उन्होंने लिखा, मैंने आपके लिए उर्दू में ट्रांसलेट किया है। उन्होंने कहा, जी हमारे लिए नौजवानों की फलाह बहबूद और मुस्तकबिल से बढ़कर कुछ भी नहीं है, यानी इससे अहम कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि हमने पर्चा लीक के वाकयात में मुलव्विस, यानी वहां पे जो इम्तिहानी पर्चा ना वो लीक हो गया था जिसपे नौजवान गुस्से में आए, जहां से मामला ट्रिगर किया है। वो कहते हैं जी हमने पेपर लीक के वाकयात में मुलव्विस अफराद के फौरी और सख्त तरीन उनको सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने का फैसला किया है। मुतल्लिका हुकाम और जिम्मेदारान को इस सिलसिले में तमाम जरूरी इकदामात उठाने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। नौजवान तलबा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ये इकदामात हमारे तसलसल का हिस्सा है।
वो तमाम अनासिर जो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें हरगिज नहीं बख्शा जाएगा। ये नरेंद्र मोदी को यहां तक तो आना पड़ गया, लेकिन नौजवान कह रहे हैं कि वो जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहा। अभी तक नरेंद्र मोदी ने उससे इस्तीफा लिया भी नहीं है। उसका एक रीजन है ना, उसको समझिए जरा आप। अगर नौजवानों ने अपनी ताकत इस्तेमाल करके एक वजीर को उल्टा दिया ना, तो कल वो अपनी ताकत इस्तेमाल करके वजीर आजम को भी उल्टा देंगे। ये बात इंडिया का सिस्टम जानता है। ये जो सिस्टम में लोग काम करते हैं ना, ये बहुत समझदार होते हैं, ये बेवकूफ नहीं होते। ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, पूरी सोसाइटी का एक एक चीज का जायजा ले रहे होते हैं, और इन्हें पता होता है कि अगर लोगों ने ताकत के बलबूते पे अपना मुतालबा मनवा लिया या अपनी जिद्दोजहद से अपना मुतालबा मनवा लिया, तो फिर वो अगला मुतालबा सामने रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम कमजोर होते जाएंगे, लोग ताकतवर होते जाएंगे। यही बात है ना, आजाद कश्मीर में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन एहतजाज के नतीजे में नहीं देंगे। वो ये सोचते हैं कि अगर आजाद कश्मीर के लोगों ने एहतजाज के नतीजे में अपना हक हासिल कर लिया तो पाकिस्तान के लोग भी निकलेंगे, बाकी लोग भी निकलेंगे। तो इस चीज का डर जो है वो किसी भी मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा करने से रोकता है। हां, जहां पे जमहूरियत है, जहां पे आजादी इजहार राय है, या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे लोग अपनी गलती भी तस्लीम करते हैं और अपना किबला भी दुरुस्त करते हैं अवामी रद्द अमल के बाद। लेकिन कुछ जगहों पे डिटाई, जैसे इंडिया में है, पाकिस्तान में है, और भी कई जगहों पे है, लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी को कुछ हद तक काकरोच मिलजुल कर ट्रैक पे लेकर आए। अब मेरी गुजारिश है पाकिस्तानी कीड़े मकोड़ों से जो मेरी तरह है, कि हमें भी अब चाहिए कि काकरोचों की तरह खड़े हो जाए और हम भी अपने हुक्मरानों को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ट्रैक के ऊपर लेकर आए, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत खराब है। ये बलूचिस्तान में दोबारा से चीजें रिपोर्ट हुई हैं, मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले मैं मुबशर जैदी साहब हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और मैं उन्हें हमेशा अपने से बहुत अच्छा जर्नलिस्ट समझता हूं, बहुत सारे जर्नलिस्टों से अच्छे हैं। उनके कॉन्सेप्ट भी बड़े क्लियर रहे हमेशा। यानी जिस वक्त हम गलतफहमी का शिकार होते थे, हमें लगता था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो फैसला करती है वो सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद रखती है। यानी हमें यह गलतफहमी थी, मुझे जाती तौर पे यह गलतफहमी थी कि पाकिस्तान के जर्नैल जब भी कभी फैसला करते हैं तो वो पहले पाकिस्तान को आगे रखते हैं। फिर मेरी गलतफहमी दूर हुई, नहीं, वो पहले अपने आप को आगे रखते हैं, अपनी नौकरी, अपनी एक्सटेंशन, अपना इस्तिस्ना, अपनी जात, अपनी फैमिली, वो पहले अपने आप को रखते हैं, उसके बाद पाकिस्तान को रखते हैं। ये मेरी गलतफहमी दूर हो गई। तो मुझे लगता है कि ये गलतफहमी मुबशर जैदी साहब जैसे जो हमारे सहाफी हैं उनको नहीं थी, लेकिन शायद हो सकता है कि आजकल वो इस गलतफहमी का शिकार हो रहे हो, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया और वो चीजों को उस ऐनक से देख रहे हैं जो ऐनक माजी में हमने भी पहनी हुई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफी हद तक चीजें, अब कॉन्सेप्ट पूरे पाकिस्तान के क्लियर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया में एहतजाज शुरू होता है तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमले रुक जाते हैं, ये उन्होंने क्लेम किया। इसके ऊपर एक जो हमारे बलूचिस्तान के सहाफी हैं उन्होंने जवाब दिया कि बलोच साहब, वो ये कहते हैं कि कहां रुके हैं साहब, खटपूचा मस्तूंग में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है। आज सुबह मस्तूंग में एक सेशन जज को कत्ल कर दिया गया। कल ही आईएसपीआर ने 10 अस्करियत पसंदों को हलाक करने और 2 खवातीन खुदकुश बमबारों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इधर रोजाना 2 से 3 अफराद टारगेट किलिंग का निशाना बन रहे हैं, तो कहां रुके हैं दहशतगर्दी के वाकयात। देखिए, हमें ना हर चीज को भारत के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये को मैं जैदी साहब पे तनकीद नहीं कर रहा, ये हम लोगों की ओवरऑल ऐसी सोच है, उसको बदलने की जरूरत है। ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा ना, इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने खुद अपनी पॉलिसियों को ऐसे रखा कि अपने लोगों को नाराज किया, उनको धक्का दिया, उनको दीवार के साथ लगाया। हम जब मारम बलोच को बंद कर देंगे, जो एक आजाद आवाज है, तो फिर बंदूक वाले ही सामने आएंगे ना। जब हम ईमान मजारी को बंद कर देंगे, जो कानून का सहारा लेती है, तो फिर बंदूक का सहारा लेने वाले ही आगे आएंगे ना। जब आप पॉलिटिकल आवाजों को बंद करते हैं, इंसानी हकूक की आवाजों को बंद करते हैं, तो लोगों को तो अपने हकूक चाहिए, फिर वो ताकत के बलबूते पे सामने आते हैं, फिर उन्हें आपका दुश्मन इस्तेमाल भी कर सकता है। तो मेन चीज ये है कि आप अपने लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती बंद करें, जबरी तौर पे गुमशुदगियां आप बंद करें, अपनी पॉलिसीज को ठीक करें, आप लोगों का इस्तेहसाल करना बंद करें, आप उनसे छीनना बंद करें, आप डिलीवर करें उन्हें, और जो जिसकी ड्यूटी है वो उतना काम करे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है कि वो डेवलपमेंट में घुस जाते हैं, वो मईशत में घुस जाते हैं, वो हर चीज के अंदर मुदाखलत करते हैं, उनका काम नहीं है। वो अपना काम करें, हमें हमारा काम करने दें।
सिविलियंस अपना काम करें, सियासतदान अपना काम करें, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे, आप देखें हमारा मुल्क ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो भारत पे इल्जाम लगा के आप अपनी जान तो छुड़वा लेते हैं वक्ती तौर पे कि जनाब ये भारत ने किया, हमने नहीं किया, लेकिन जब भारत कर रहा होता है तो आप रोक क्यों नहीं पा रहे, ये सवाल। और दूसरा, आप उनको ग्राउंड बनाकर क्यों दे रहे हैं? यानी अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते उसने की है, पहले जिम्मेदारी आपकी है। और हम अपनी पॉलिसीज के वजह से दहशतगर्दी को पाकिस्तान में लेकर आए, जो जियाउल हक की पॉलिसी थी, बाद में जो मुशर्रफ की पॉलिसी थी, उसके बाद से लेकर अब तक जो जनरल बाजवा की पॉलिसी थी कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर बसाया जाए। इमरान खान साहब के दौर के अंदर इस पर डिबेट हुई थी, और जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो मुराद सईद चिल्ला रहा था कि यह ना करो, लेकिन दहशतगर्द पाकिस्तान में पहुंचे और लाए गए। तो मेरी गुजारिश यह है कि सियासतदान कभी भी उतने बड़े रिस्पॉन्सिबल नहीं है पाकिस्तान के हालात के, जितने बड़े जिम्मेदार पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। और भारत पाकिस्तान में अगर कोई साजिश करने में कामयाब होता है तो उसके पीछे हमारी कमजोरी और हमारी अपनी वजूहात है, हमारी अपनी गलत पॉलिसीज हैं, जिसकी वजह से दुश्मन भी फायदा उठाता है। बस मेरी इतनी गुजारिश थी। अब अफगानिस्तान वाला मामला नाज़रीन पाकिस्तान के लिए थोड़ा गंभीर हो गया। वो गंभीर ऐसे हो गया कि पाकिस्तान ने एक अटैक किया था अफगानिस्तान में, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उसकी मुकम्मल तहकीकात की है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की भी रिपोर्टें आ चुकी हैं, और ये एक जंगी जराइम के तौर पे इस मामले को देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में पहले वाकया आप देख लें कि ये जो उम्मीद एक सेंटर था जहां पे नशा करने वाले लोगों का इलाज किया जाता था, वहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक कर दिया था, और यह कहकर किया था आज से चंद माह पहले कि यहां पे दहशतगर्द है और यहां पे कुछ असला डिपू था, यहां पे बारूद था, तो उसकी वजह से कुछ धमाके वमाके हुए हैं, तो हमने तो जनाब इसके ऊपर, तो वो एक्चुअली एक एरियल स्ट्राइक थी। माजी में उस जगह को इस्तेमाल किया जाता रहा है, और कुछ तालिबान वहां पे अपने अड्डे शड्डे बना के माजी में वहां रहते भी रहे हैं, ये दावा किया गया। लेकिन अभी वो सिर्फ एक उम्मीद बहाली सेंटर था जहां पे नशा करने वाले लोगों का इलाज किया जाता था। इसी तरह की गलती अमेरिकन फौज से हुई जब उन्होंने मिनाब स्कूल पे अटैक कर दिया, कि माजी में उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब वो छोटी बच्चियों का स्कूल था। तो अमेरिकन ने तो अपनी गलती कुछ हद तक मानी है, बल्कि वहां पे तो वो बहुत सवाल भी उठाया गया कि मिनाब स्कूल की बच्चियों को क्यों मारा। पाकिस्तान में तो आप ये सवाल भी नहीं उठा सकते कि जो उम्मीद बहाली सेंटर है उसके ऊपर अटैक क्यों किया गया। वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सहाफियों के जरिए से फौरी तौर पर यह खबर चलवाई कि नहीं नहीं, वो बहाली सेंटर नहीं था, वहां सिर्फ दहशतगर्द रहते थे। अब इसके ऊपर जो इंटरनेशनली इंक्वायरी की गई है, उन्होंने कहा जी कि उन्हें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जो पाकिस्तानी फौज के इस दावे की तायीद करते हों कि हमले के वक्त उम्मीद रिहैबिलिटेशन सेंटर में हथियारों और गोला बारूद के जखीरे या किसी दूसरे फौजी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने कहा जी हमने पूरी इंक्वायरी की है और यह सेंटर सिर्फ रिहैबिलिटेशन के लिए था, जो लोग नशे के आदी हैं उनके इलाज के लिए, उनकी बहाली के लिए यह मरकज काम कर रहा था। तो मेरे ख्याल में अब इंटरनेशनल कुछ इदारे भी इसमें आ गए हैं। पाकिस्तान को बराह रास्त अफगानिस्तान से बात करनी चाहिए, बार बार बात करनी चाहिए, हर मामले में उनके साथ एंगेजमेंट रखनी चाहिए, चाहे दाइश का मामला हो, टीटीपी का मामला हो, दीगर दहशतगर्द तंजीमों का मामला हो, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक मैकेनिज्म बनाएं, ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के दोनों तरफ अमन कायम हो सके। जब तक अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पे अमन नहीं होगा तब तक पाकिस्तान में नहीं हो सकता, जब तक पाकिस्तान में नहीं होगा अफगानिस्तान में नहीं हो सकता। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सकाफत एक जैसी है, दोनों तरफ एक जैसे लोग रहते हैं, एक जैसी जुबान बोलते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं। तो बाढ़ लगाने से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आपको बातचीत या एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान को वो करनी चाहिए। नाज़रीन, मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं, और यह डाटा मैंने नहीं लिखा, यह सरकारी डाटा है। वो कहती है नहीं खवातीन मेरी रेड लाइन है, लेकिन पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ जितने भी जराइम हुए, चाहे वो तशद्दुद हो, ज्यादती के मुकदमात हों, कत्ल के मुकदमात हों, जिनसी जराइम हो, रेप के मुकदमात हों, सनफी जो उनके खिलाफ जराइम होते हैं या तशद्दुद होता है वो मामलात हों, तो हर तरह के जो खवातीन के खिलाफ जराइम हुए उनमें से 74% जराइम पंजाब के अंदर हुए हैं, मरियम नवाज के सूबे में। यानी पंजाब की आबादी पाकिस्तान का आधा है, लेकिन खवातीन के खिलाफ जराइम में पंजाब बाकी सूबों से बहुत आगे है, और 74% जराइम सिर्फ पंजाब में होते हैं, फिर सिंध में होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बहुत कम होते हैं। अब आप यहां से अंदाजा करें कि जो टॉप 10 शहर हैं, यानी टॉप 7 शहर जो हैं खवातीन के खिलाफ जो तशद्दुद, जराइम, रेप और इन चीजों में मुलव्विस हैं, वो 7 के 7 पंजाब के हैं।
8वां कराची है, फिर 9वां और 10वां फिर पंजाब का है। यहां से आप अंदाजा कर लें कि खवातीन कितनी गैर महफूज हैं पंजाब में। कराची जैसा शहर जिसकी आबादी लाहौर से दुगनी है, कराची की इतनी बड़ी आबादी है कि नॉर्मली बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जिनकी आबादी कराची से कम है। इतनी बड़ी आबादी वाला शहर भी 8वें नंबर पे है और पंजाब के 7 शहर कराची से ज्यादा खवातीन के खिलाफ जराइम में आगे हैं। और मरियम नवाज कहती है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। अब ये डाटा आप देख लें, ये आपके सामने है कि खवातीन के साथ क्या किया जा रहा है। हत्ता कि जेल के अंदर जो खवातीन है उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। मैं आपके सामने एक ऐसा फैक्ट रखने वाला हूं जिसके ऊपर मेरी गुजारिश ये है महकमा जेल खाना जात से, पंजाब में जो आईजी जेल खाना जात हैं वो और जो होम सेक्रेटरी है वो, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस मामले की इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करके इंसाफ करें। मैं कोई ये नहीं चाहता कि, यानी मेरे पास जेल के अंदर से खबर आई है, ये कोट लखपत जेल के अंदर से मैं आपको खबर दे रहा हूं। जो जेल का अमला है उनमें से एक खातून ने मुझे जो खबर दी वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ये नाजिया ख्वाजा नामी एक खातून है, एक औरत है जो जेल के अंदर बंद है और इसको स्पेशल जगह पे रखा गया है। ऐसी जगह पे रखा गया है जहां पे खवातीन कैदियों को ज्यादा देर तक नहीं रखा जाता, लेकिन इसको स्पेशल स्टेटस जेल के अंदर दिया गया है। ये नाजिया ख्वाजा नामी जो खातून है ये दावा करती है कि अनमोल पिंकी के साथ भी इसके ताल्लुकात हैं और जेल में इसको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। जेल का अमला भी परेशान है कि इसको इतना प्रोटोकॉल क्यों मिलता है। और ये वहां जेल में सबको कहती फिरती है कि जनाब मेरे तो ताल्लुकात ऊपर तक हैं, तो जो मैं पैसा खर्च करती हूं वो तो आईजी तक जाता है और जेलर तक जाता है और हर जगह पे जाता है। ये जेल में चौड़ी होकर फिरती है ये औरत। नाम है इसका नादिया ख्वाजा। इसकी 3 बेटियां भी मुबैना तौर पे इसके साथ जेल के अंदर बंद हैं, यह भी दावा किया गया और यह भी बताया गया कि ये जेल के अंदर मिनरल वाटर की जो बोतलें हैं उनके अंदर शराब भी सप्लाई करती। इसको जेल में सिगरेट, वेप और नशा और हर तरह की चीजें लाने की इजाजत है और यह बाकायदा मनशियात का कारोबार करती है और इसने पूरी जेल का माहौल खराब किया हुआ है। वहां पे खवातीन जो है उनको हर चीज सप्लाई की जाती है और जराइम पेशा खवातीन के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन को जानबूझकर मिक्स करके रखा जा रहा है। मैंने उनसे पूछा जी आपके जेल का कोई तरीकाकार नहीं है, कोई ऐसा मैनुअल नहीं है कि ये सियासी कैदी हैं इनको अलग रखें, ये आदि मुजरिम कैदी हैं इनको अलग रखें, ये मनशियात वाले हैं इनको इधर रखें। उन्होंने कहा जी सारा कुछ ही होता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन को तंग करने के लिए जानबूझ के उन्हें ऐसी औरतों में बंद किया जाता है जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। वो आपस में भी लड़ती झगड़ती रहती हैं और इनको भी इरिटेट करती रहती हैं और वो नशा करती हैं, जिसकी वजह से ये घरेलू खवातीन है। उनका सिर्फ एक जुर्म है ना कि उनका एक मौक़िफ़ है, वो पॉलिटिकल खवातीन है, मुजरिम तो नहीं है ना, कोई जराइम पेशा तो नहीं है, तो उनको बंद किया जाता है उनके साथ और ये बड़ी ज्यादती है। तो मुझे वो जो सोर्स है उन्होंने कहा कि जी आप ये खबर जरूर दें, हमें उम्मीद है कि आप ये खबर देंगे तो इसकी इंक्वायरी होगी कि ये खातून और इनकी जो बेटियां हैं, इन्होंने ये जो ड्रग का सिलसिला शुरू किया हुआ है जेल के अंदर और जिस आराम से वो एक सेल के अंदर रह रही हैं, जिस तरह वो अपना टाइम गुजार रही हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती है और सियासी कैदियों को इनके जरिए से परेशान किया जाता है, ऐसी औरतों के जरिए से। बहरहाल ये मैंने मामला आपके सामने रख दिया। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इंक्वायरी होती है। अगर तो इसमें इंसाफ होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, मेरा सोर्स मुझे बता देगा। एक और अजीब चीज नाज़रीन मैं आपको बताता हूं, जजों को अब पाकिस्तान में अवार्ड दिए जाएंगे। अदालतों ने फैसला कर लिया, इस्लामाबाद में तो उन्होंने 6 बंदे अपॉइंट भी कर दिए, 6 जज। इनमें वो जजेस भी हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए। देखिए जजों को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही नवाज सकता है ना, उनका काम तो इंसाफ करना है। ये जजेस को बिल्कुल बाकी ब्यूरोक्रेसी की तरह डील करना शुरू हो गए कि इनको इनाम भी दिए जाएंगे, अवार्ड भी दिए जाएंगे, रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। यानी जो जज हुकूमत के लिए जितना डिलीवर करेगा, जितना ज्यादा बाकियों को खुश रखेगा, जितना ज्यादा सीनियर्स को खुश रखेगा, उतने ज्यादा उसके ऊपर इनाम इकराम की बारिशें होती चली जाएंगी। पूरी जुडिशरी को यह वाला तर्ज अमल तबाह करने जा रहा है और इसके ऊपर सोचने वाला पूछने वाला कोई नहीं है। नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर है और यह ब्रेकिंग है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है, जो उसका स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि यह कितनी बड़ी खबर है और उसका कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक मुआहिदा हो रहा है जिसको न्यूक्लियर मुआहिदा कहते हैं। यह सिविल न्यूक्लियर मुआहिदा है, यानी इसके अंदर कोई एटम बम नहीं दे देंगे वो सऊदी अरब को, लेकिन तवानाई के मकासद के लिए अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो रहा है, मुआहिदा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके लिए एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है और जो उनका ट्वीट है वो ये है
कि अमरीकी महकमा तवानाई और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाला सिविल एटमी मुआहदा, जिसमें यूरेनियम की कोई अफसूदगी नहीं होगी, जो सिर्फ गैर अस्करी यानी गैर फौजी मकासद के लिए, दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल वैसा ही है कि ईरान और यूएई, इनके पास पहले से उस तरह के मौके मौजूद है कि वो बिजली वगैरह पैदा करते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं यूरेनियम से। तो ये इसी तरह का मुआहदा, कोई परेशान ना हो, कोई दिफाई नौयत का मुआहदा नहीं है। ये बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन जो असल बात है वो अब आ रही है। उन्होंने कहा कि यह मुआहदा मंजूर कर लिया जाएगा अमेरिका की जानिब से, ताहम यह मुकम्मल तौर पे इस शर्त से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक शर्त रख दी कि अगर यह शर्त सऊदी अरब पूरा करेगा तो हम सऊदी अरब के साथ एक न्यूक्लियर मुआहदा करेंगे। और वो शर्त क्या है कि सऊदी अरब इंतहाई मोहतरम और कामयाब इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो जाए। फिर जनाब अमेरिका को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होगा कि सऊदी अरब